अभी तुरंत तुरंत एक खबर आ गई कि अभिषेक बनर्जी पर 2 और फ्रेश एफआईआर दर्ज हो गए। अभिषेक बनर्जी पर इससे पहले ही 2-3 एफआईआर दर्ज हो चुके हैं और उस मामले में रविवार को, सोमवार को, मंगलवार को सीआईडी और ईडी घंटों पूछताछ कर चुकी है। घंटों का मतलब 10-10 घंटे, 11-11 घंटे पूछताछ कर चुकी है। और अब ये 2 और मामले, ये एक भाजपा नेता ने आरोप लगाया है और उन्हीं के कहने पर ये एफआईआर लॉन्च किया गया है। और इसमें 2 एफआईआर जो है, एक में 300 करोड़ का है और एक में 250 करोड़ का है, यानी कि 550 करोड़ की घोटाले का है। अभी सोचिए, ये तो घोटाला और कितना बड़ा होगा पता नहीं। अभी तो एक एक घोटाले जो निकल रहे हैं वो कोई भी 100, 200, 500 करोड़ से कम का नहीं जा रहा है। और अब धीरे धीरे ऐसा लग रहा है अभिषेक बनर्जी मुश्किलों से घिरते जा रहे हैं, यानी कि एक पीछा छोड़ता नहीं, दूसरा फिर आ जाता है, दूसरा पीछा छोड़ता नहीं कि तीसरा फिर आ जाता है। अब देखिए, अब इस मामले में भी पुलिस पूछताछ करेगी, इस मामले में भी ईडी आएगी, इस मामले में भी हो सकता है और सीबीआई जांच की मांग हो। तो बहुत सारे मामले अभी और आएंगे। और उधर आरजीकर मामले में भी जो सीबीआई की टीम है वो अब श्मशान पहुंच रही है। पता नहीं क्या होगा अभिषेक बनर्जी के साथ, ये कहना बहुत मुश्किल है। अब इसी मुद्दे पर आज हम लोग चर्चा करेंगे और इस चर्चा में इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं राजनीतिक विश्लेषक और वरिष्ठ पत्रकार संजीव प्रियदर्शी। संजीव जी, ये अभिषेक बनर्जी का पीछा एफआईआर नहीं छोड़ रहा है क्या? नमस्कार प्रवीण जी, और अपने दर्शकों को भी मेरा नमस्कार। देखिए, एक सबसे अपडेट समाचार दे दूं, ये बिल्कुल अभी आया है समाचार। अब लीजिए, इसके बाद भी एक और अपडेट आ गया क्या? फिर से कोई एफआईआर आ गया क्या? बहुत बड़ा अपडेट आया, बहुत बड़ा अपडेट है। मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने अभिषेक बनर्जी के गिरफ्तारी वारंट पर रोक हटा दी है, क्योंकि हमें पता है कि कलकत्ता हाई कोर्ट ने उनको 3 सप्ताह तक जो है छूट दी है गिरफ्तारी पे। लेकिन आज मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के न्यायमूर्ति प्रमोद कुमार अग्रवाल की एकल पीठ ने फैसला सुनाया है। यह मामला है आकाश विजयवर्गीय के मानहानि केस से जुड़ा हुआ, यानी कैलाश विजयवर्गीय के बेटे का। तो अदालत ने कहा कि बार बार अवसर दिए जाने और स्पष्ट चेतावनी देने के बावजूद अभिषेक बनर्जी की तरफ से कोई पैरवी नहीं की गई है, इसलिए अदालत ने माना कि पर्याप्त अवसर उपलब्ध कराने के बावजूद पक्षकार की ओर से सुनवाई में रुचि नहीं दिखाई गई है, इसलिए इनको जो है अब इन पर से गिरफ्तारी वारंट इनको जारी किया जा सकता है, यानी मध्य प्रदेश पुलिस अब इनको अरेस्ट कर सकती है। अब तो चलिए, और जो एक अलग ही मामला हो गया ये, मध्य प्रदेश पुलिस ने वारंट पर से गिरफ्तारी वारंट पर से रोक हटा दिया, यानी मध्य प्रदेश पुलिस जाके उनको गिरफ्तार कर सकती है। ये मध्य प्रदेश का मामला है। कलकत्ता हाई कोर्ट से जो उनको छूट मिली हुई है वो बंगाल के केस से जुड़ी हुई है, लेकिन मध्य प्रदेश वाले मामले वो अरेस्ट हो सकते हैं। अब उनको अगर इससे बचना है तो जाके एंटीसिपेटरी बेल लेना होगा सुप्रीम कोर्ट, या डबल बेंच में जाइए मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के, क्योंकि ये सिंगल बेंच का फैसला है, तो डबल बेंच में अपील करनी होगी। तो ये एक नया मामला है। बाकी अब जो है वो 550 करोड़ वाले घोटाले पर हम लोग चर्चा करते हैं। देखिए प्रवीण जी, मैंने अपने दर्शकों को कई बार ये कहा कि अभिषेक बनर्जी का जो करप्शन मॉडल था वो रिवर मॉडल, यानी कई जगह से धाराएं आती है, नदी बन जाती है। उसी तरह इन पर करप्शन के जो इस बार के चार्जेस हैं वो एक अनोखा चार्ज, इस सरकारी जमीन थी 163 बीघा कृषि भूमि, उससे इन्होंने मिट्टी काट काट कर बेच दिया। और ये लगभग 300 करोड़ रुपए की अवैध मिट्टी कटाई हुई यहां। और अम्फान, ये 21 से पहले एक भारी तूफान आया था, और ये साउथ बंगाल में। और देखिए अम्फान, अभी भी अम्फान वाले त्रिपाल जो है वो टीएमसी नेताओं के उससे मिल रहे हैं, घरों से मिल रहे हैं, ऑफिस से मिल रहे हैं। हाँ, तो वो 250 करोड़ की राहत सामग्री को ये लोग चपत कर गए, ऐसा आरोप जो है
भाजपा नेता अभिजीत दास और बॉबी ने साउथ 24 परगना जिले के थाने में ये मामला दर्ज कराया है। ये जो थाना है वो है कालीतला आसूती थाना। कालीतला आसूती थाने में पहली एफआईआर दर्ज कराई गई। इसमें अभिषेक बनर्जी, उनके निजी सचिव सुमित राय, विष्णुपुर के तृणमूल विधायक दिलीप मंडल समेत कुल 23 लोगों को आरोपित बनाया गया है। और इनका कहना है कि 2017 से ये गिरोह इनका 163 बीघा कृषि भूमि की उपजाऊ मिट्टी अवैध रूप से काटकर इसको व्यावसायिक कार्यों के लिए बेच देता था। और 2022 और 2023 में ये गिरोह और भी तेजी से संचालित हुआ और इस गिरोह का जो है सरगना अभिषेक बनर्जी और उसका पीए सुमित राय और जो टीएमसी का विधायक है उसको माना गया। और सैटेलाइट चित्रों और दस्तावेजों को शिकायतकर्ता ने पुलिस के सामने रखा है, थाने में पेश किया है कि पहले का 2017 से पहले उस 163 बीघा जमीन बिल्कुल सही था, उसके बाद सारा खोद डाला। तो अब देखिए इसमें एक बड़ा महत्वपूर्ण एंगल है कि ममता दीदी और टीएमसी माँ, माटी और मानुष की बात करती। तीनों के साथ तो किसी प्रकार का व्यवहार कर रहे हैं। नहीं, माटी तो बंगाल की माटी बेच के ये कमा गए 300 करोड़ रुपए। वही तो मैं कह रहा हूं कि और मानुष तीनों के साथ उसी प्रकार के व्यवहार कर रहे हैं जैसा इनका पूरा ट्रैक रिकॉर्ड रहा है। हाँ, ट्रैक रिकॉर्ड ये कि ये बंगाल की माटी की बात करते, लेकिन वही बंगाल की माटी को काट काट कर बेच रहे थे। 6 साल तक बेचा, 163 बीघे जमीन को काट काट के गड्ढा बना दिया। दूसरा एफआईआर जो दर्ज हुआ विष्णुपुर थाने में हुआ है और वो वही है, अम्फान के दौरान जो है राहत सामग्री 250 करोड़ की जब्त कर ली गई। अब देखिए प्रवीण जी, ये तो आगाज है, अंजाम क्या होगा, अंजाम क्या होगा। मुझे लगता है इन पर एफआईआर कहीं 100-200 पार ना कर जाए। ये आज तक के इतिहास का संजीव जी, अगर सबसे ज्यादा एफआईआर किसी के ऊपर दर्ज होगा, मैं अपने दर्शकों को आज पूरी जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं कि एफआईआर की संख्या अगर किसी भी नेता पर सबसे ज्यादा दर्ज होगा तो वो नाम होगा अभिषेक बनर्जी का। क्योंकि अभिषेक बनर्जी हर उस कृत्य में शामिल है जो बंगाल में हुआ है। चाहे वो बंगाल के जो 23 जिले हैं, 23 जिले के जितने भी प्रखंड हैं, जहां कोई भी करप्शन हुआ है, वो सीधा किसी ना किसी तरीके से वो जुड़ रहा है अभिषेक बनर्जी के पास। क्योंकि ये अभी तो ये 2 एफआईआर बीजेपी के नेताओं ने कराया है। अभी जब सुमित रॉय गिरफ्तार होंगे उसके बाद जो एफआईआर की झड़ी लगेगी वो हमारे दर्शक देखेंगे और बंगाल की जनता देखेगी कि ये किस प्रकार से सरकार को संचालित ये लोग कर रहे थे। संजीव जी, आपको लगता है कि ये इतिहास बन जाएगा, इनके ऊपर एफआईआर इतने दर्ज होंगे कि इससे पहले ना कभी और ना इसके बाद कभी दर्ज होगा किसी के ऊपर? बिल्कुल, पहले टीएमसी इतिहास बनी, ममता बनर्जी इतिहास बनी, अब अभिषेक बनर्जी पर ये जो पाप हैं उनके खुलने का इतिहास बन। देखिए वो मोहिदुल इस्लाम गिरफ्तार हुआ है, वो भी बताएगा। एक पूर्व मंत्री है, आज वो गिरफ्तार हुआ है। तो मुझे लगता है कि यही वजह थी कि इनके विधायक और सांसद छोड़ छोड़ के भाग रहे थे। उनको ये बात तो हमसे या बीजेपी के नेताओं से ज्यादा पता होगी कि करप्शन मॉडल क्या था अभिषेक बनर्जी। बिल्कुल, क्योंकि वो तो क्लोजली वॉच कर रहे थे सारी चीजें। क्लोजली वॉच नहीं कर रहे थे, वो तो उसमें शामिल थे, क्लोजली वॉच नहीं कर रहे थे संजीव जी। बिल्कुल एकदम क्लियर कट कहिए कि वो उसमें शामिल थे, क्योंकि वही लोग इनको वहां से ग्राउंड लेवल से लेकर के, क्योंकि ये तो हर जगह जा नहीं पाते थे, ये तो बंगाल के 23 जिले में हर जगह तो नहीं जा पाएंगे, तो हर जगह से इनके पास पहुंचता था। इसका मतलब पूरा वो जो सिंडिकेट था, उस सिंडिकेट में सभी लोग शामिल थे और वहां से नीचे से वो करप्शन धीरे धीरे करके ऊपर पहुंचता था। नहीं, देखिए इसने अपना एक अलग तंत्र बनाया था। देखिए ये भी हमें समझना होगा, इसने अपना एक अलग तंत्र बनाया था और हो सकता है कि उसमें कुछ विधायक शामिल हो, सांसद शामिल हो, लेकिन अधिकतर विधायक और सांसद उसमें शामिल नहीं थे। उसका कारण क्या है कि ये अपना एक अलग टीएमसी बना रहा था। जैसे राहुल जी का अपना कांग्रेस है,
और उसमें वो टीएमसी के उन स्थापित नेताओं को साइडलाइन करके अपने चेलों को ये नेता बनाना चाहता, हम्म, है ना। तो यानी ये भी एक है कि, और ये कल्याण बनर्जी और कुणाल घोष ने तो कई बार बता दिया है, सब कुछ बता ही दिया है, अब क्या कहना, थोड़ा बोलना ज्यादा समझ रहा कि, और यही वजह, और इनसे नाराजगी कितनी थी इनके विधायकों और सांसदों की, वो सबके सामने आ गई कि ये तानाशाह की तरह व्यवहार करता था, घंटों तक नहीं मिलता था। अब मान लीजिए सांसद विधायक 7-7 घंटे नहीं मिल पाते थे, और हुमायूं कबीर भी तो, अच्छा ये भी जान लीजिए, शुभेंदु अधिकारी भी, इसमें जो कई लोग या हम लोग भी लगातार ममता बनर्जी को क्लीन चिट दे रहे थे, वो अब ममता बनर्जी को भी क्लीन चिट देने की कोई आवश्यकता नहीं है, कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर उनका भतीजा इस प्रकार से करप्शन में शामिल है, तो क्या ये मुख्यमंत्री और गृह मंत्री, वो खुद उस वक्त थी, मुख्यमंत्री होने के नाते उनको इस बात का इल्म नहीं होगा, इस बात की जानकारी नहीं होगी कि ये किस प्रकार से करप्शन चल रहा है, और वो उस करप्शन के तार जो है वो उनके भतीजे से जुड़ रहे हैं? ये क्या ममता बनर्जी को पता बिल्कुल नहीं था? हाँ तो अब भतीजा बोलेगा, राज खोलेगा, दीदी मोनी के बारे में भी बताएगा, क्या बताता है उसी का तो इंतजार है। पिछले 4 दिनों में मैंने जोड़ा कि 31 घंटे तक पूछताछ हुई है इस आदमी से। और देखिए, ये लोग समझते होंगे कि ऐसे ही पूछताछ हो रही है। देखिए, किसी भी आम आदमी को अगर एक सवाल को 4 बार पूछिए, अगर वह उसने कोई गलत काम नहीं किया है तो चारों बार सही एक ही जवाब देगा। लेकिन किसी करप्ट आदमी, किसी क्रिमिनल, किसी रेपिस्ट को आप वही सवाल दीजिए 4 बार अलग अलग टाइम फ्रेम में, तो अलग अलग बयान देगा, क्योंकि सत्य तो उसको पता है। वो क्या करेगा, झूठ बोलेगा, और झूठ हर बार अलग होता है।